हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एन अरिथमेटिक मीन्स के बारे में पढ़ा है। कितने 10 या कुछ डाले थे अरिथमेटिक मीन एक लास्ट क्वेश्चन में। तो 20 अरिथमेटिक मीन्स है ना, उनका सम निकालना था। तो हम लिखेंगे, कल मैंने आपको 3 लाइन छुड़वाई थी, तो वो 3 लाइन में अपन कुछ लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन नॉट let ABC be 3 numbers. And then B is the arithmetic mean between A and C. बस इतनी सी बात लिखनी थी कि अगर 3 नंबर रहेंगे तो 3 नंबर्स में जो बीच वाला रहेगा वो अरिथमेटिक मीन कहलाएगा, अगल बगल वाले नंबर्स का। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 नंबर्स के बीच में अपन एक ही एम डाल सकते हैं। 2 नंबर से अपने पास उनके बीच में हम कितने भी अरिथमेटिक मीन डाल सकते हैं, 1 2 2000 2 करोड़ कितना डालना है, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन इंसर्ट इनफिनिट एम्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। लेकिन अगर आपको बोला जाता है सिर्फ एक एम डालना है तो वो क्या होता है, इनका एवरेज। ठीक है, तो 2 नंबर्स के बीच में सिर्फ सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उनका एवरेज। तो ए और बी लिखना है, ए और सी होना चाहिए। जो बी है बीच वाला नंबर, दैट इज अ सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। मतलब ए और सी का जो एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल टू बी। अच्छा, मतलब 2 नंबर्स के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन अपन याद रखेंगे। अब है ना, ये तो हो गया जो 3 लाइन मैंने छुपवाई थी, वही जरा सी बात बोलनी थी, तो उससे कहीं आगे निकल गए। तो अपन देखते हैं कि अगर मैं पहले आपको टाइटल लिखवा दूंगा, ठीक है, सम ऑफ एन एम्स एन अरिथमेटिक मीन देख लेना, सामने लिखा है सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन inserted between A and B, inserted between A and B। मजा नहीं आया लाइन। Arithmetic mean inserted between 2 numbers A and B या C बोल दो, कुछ भी बोल, A and B फर्क नहीं पड़ता, तो अपन समझता रहेगा। 2 नंबर है, ये दोनों पहरेदार है, दोनों के बीच में अगर अपन ने n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया है तो उनका सम क्या होगा। कल मैंने आपको उसका ट्रिक बताया था, क्या होता है सम, कितने अरिथमेटिक मीन है n, जितने अरिथमेटिक मीन है इनटू जो पहरेदार है उसका एवरेज। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों नंबर से इनके बीच में जो सिंगल अरिथमेटिक मीन होता है, इनके बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है, b का एवरेज। ठीक है, तो बस वही आपको n से मल्टीप्लाई करना, उसका प्रूफ अपन देख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो इसको लिखो, दिस इज इक्वल टू n इनटू सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a and b। सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड between a and b। इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो अपन देख सकते हैं आराम से। देखो ध्यान से, ये रहा ए और ये रहा बी, ये दोनों है पहरेदार। तो इनके बीच में जो पहला अरिथमेटिक मीन आएगा उसको मैं a1 बोल देता हूँ, तो दूसरा अरिथमेटिक मीन आएगा उसको a2, तीसरे को a3, और ऐसे चलते चलते हम लोग an तक बोल देंगे। तो ये a1 से लेकर a जो है ना, ये सारे मीन्स है, और ये a और b जो है ये पहरेदार है। तो अपने को क्या करना है, पहरेदारों का सम नहीं निकालना,
इन बीच वाले जो नंबर्स है ना इनका सम निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो सिंपली अपन, आप मेरे को ये बता सकते हो कि A1 क्या होगा? अगर कॉमन डिफरेंस अपने को पता है तो A1 क्या होगा? A प्लस डी होगा। ध्यान से देखना है, A1 विल बी A प्लस डी। अच्छा A2 क्या होगा? A1 प्लस डी बोल दो या A प्लस डी प्लस डी बोल दो, ये A प्लस डी है ना, इसमें फिर से डी ऐड कर दिया तो A प्लस 2D। बस अपन समझ गए, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलता है। जनरली अगर मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी एपी का थर्ड टर्म होता है तो आप क्या बोलते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D होता है ना, एक कम करते हैं। वो तो एपी के टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे अरिथमेटिक जीन्स लिख रहे हैं ना अपन, तो 1 में 1 आ रहा है, 2 में 2 आ रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 3 में 3 आएगा, A प्लस 3D। और ऐसे अगर मैं AN लिख देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस NT, नॉट N माइनस 1D। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक यही होता है। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, कुणाल है ना, एक और कुणाल है क्या अपनी क्लास में? अगर कुणाल जादव, राइट, दूसरा कुणाल जो है ऑनलाइन ज्वाइन किया है। तेजस क्या हो गया, आज आए नहीं? कल ज्यादा चमक गए क्या तुम? आपके स्कूल वगैरह के एग्जाम से क्या? कल से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? नॉट फीलिंग वेल सर, क्या ज्यादा पबजी खेल लिए क्या? हाथ टूट गया? चलो ठीक है। अरे होमवर्क आज थोड़ी पूछू, कल पूछूंगा ना मैं तो। कल से सब ऑनलाइन है। ठीक है, मैं ऐसे तो अभी बाहर नहीं निकल रहा हूँ, आपने बोला ना स्टार्टिंग कार्ड इसलिए दिया ताकि आप होमवर्क अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो क्या फायदा? स्टिल अनइंस्टॉल्ड, क्या डिटर्मिनेशन है? 3-4 दिन हो गए तुम्हारे पबजी अनइंस्टॉल किए। इट्स गुड। हाँ 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए तुम्हारे। कैसे लग रहा है तुमको पबजी के बिना? वेब सीरीज देख रहे हो? स्क्विड गेम देख रहे हो? कैसे बंद कैसे आगे देखिए, फिजिक्स के सर से लाइव कर दो। फिजिक्स सर क्या बोले? देखना बंद कर दो, वेस्ट जा रहा टाइम। सर झूठ बोल रहा है, अभी भी खेलता है पबजी, देख रहे हो? सब एक दूसरे के कॉल करते रहो। देखो इधर, अभी सबको ऐड कर देते हैं ना, A1 A2 A3 से लेके AN तक। अरे भाई कुछ डिस्कस कर रहे हो क्या? मेरे को भी बता दो। हाँ जी, तो अपन सबको ऐड कर देंगे, तो A1 से लेके AN तक का ऐड एडिशन चाहिए। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? समेशन AI where I is dancing from 1 to N। ये थोड़ा सा ना देख के दर्द होता है, पता नहीं क्या है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि अपन ने सिग्मा सिग्मा नोटेशन पढ़ा नहीं, बट ये थोड़ा अच्छा तरीका है, ये स्टाइलिश तरीका लिखने का। चैप्टर 1 to 5 9 10 13 15 आर कमिंग फॉर एग्जाम। ये होते जागरूक स्टूडेंट। 1 2 9 मेरे को तो पता भी नहीं है 1 में क्या है 2 में क्या है। कौन सा HSC की बात कर रहे हो ना, स्टेट बोर्ड की? चल मारो, ठीक है, चल मारो, दे आओ एग्जाम। कितने टर्म से? 1 से लेकर N तक। तो अपन समझदारी से ऐड करेंगे। ये देखो ए इनको पहले ऐड करो। कितने बार A आ रहा है? N बार। 2 बार करते तो 2A आता है, 3 बार करेंगे तो 3A आ जाएगा, अभी N बार करेंगे तो N into A आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे D plus 2D plus 3D plus ND। कितना आ जाएगा? 1 plus 2 plus 3 से लेकर N तक। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था कि अभी बताया, बता देता हूँ मैं, आज ही बता दूंगा। CBSE का बता रहे हो ना, बहुत ज्यादा चैप्टर्स है यार, 4-5 महीने में इतने सारे चैप्टर्स कौन पूछता है? स्कूल में खुद नहीं सिखाते, बोलो ना, आप पूछ लेते।
चलिए, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास n इंटू ए प्लस डी कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 से लेके n तक के नंबर्स का सम जो होता है, ऐसे तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, है तो वो एपी, हाँ क्या देखें, ये एपी है ना, एपी के n टर्म्स का सम क्या होता है, n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस, सॉरी फर्स्ट टर्म 1 है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यह n इंटू n प्लस 1/2 आ जाता है, ठीक है, n भी आएगा, तो इसमें अपने को लिखवाए तुम्हारे नोट्स मैंने हो सकता है फाउंडेशन में बताया, अच्छा, और इसके बाद अपन क्या करेंगे कि डी जो कॉमन डिफरेंस है उसका वैल्यू रख देते हैं, सम ऑफ ऑल एम्स यहाँ पे लिखा हुआ n into a, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, राइट वाला पहरेदार माइनस लेफ्ट वाला पहरेदार डिवाइडेड बाय n minus 1, है ना, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बार बार डिराइव कर सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय n plus 1, सॉरी, तो हो जाएगा n plus 1 by 2 into n, ये n plus 1 कट जाएगा, तो याद आएगा n into a plus b minus a into n by 2, तो n, ठीक है, तो एलसीएम एलसीएम खेलेंगे यहाँ पे अपन, तो इधर क्या आएगा 2 into a into n, 2 into a into n plus b minus a into n रहने दो यहाँ पे, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, अब यहाँ से n और n कॉमन है, 2 2 मत काट देना, अभी वहाँ पे 2 है बस, इधर थोड़ी ना 2 कॉमन लेके काटते हैं, ऐसे थोड़ी काटते हैं, तो n कॉमन ले लेंगे अपन, तो अंदर क्या बचेगा 2a, और इधर क्या बचेगा b minus a, है ना, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, 2a minus a कितना आ जाएगा a, और ये प्लस b अपॉन 2, तो अपने पास वही फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा था कि जो पहरेदार है उनका एवरेज इनटू नंबर ऑफ एम्स इंसर्टेड बिटवीन देम, ठीक है, ये होता है आपके पास सम ऑफ ऑल द एम्स, बहुत अच्छी ट्रिक है, तो इसको लिख लो, ये इसका प्रूफ है, आप लोगों को पैरेलली लिखते रहना चाहिए, जब मैं लिखवाता हूँ ना तभी लिखते रहना चाहिए, फाइंड द सम ऑफ 101 arithmetic means inserted between 1 and 99, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, 1 और 99 के बीच में 101 अरिथमेटिक मीन अगर हमने इंसर्ट किया है तो उन सबका सब निकाल सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन, तो if 11 arithmetic means are inserted between, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 28 and 10,
क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल एम्स फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल अरिथमेटिक मीन्स। पहला क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही आसान है, ओरली कर लोगे आप। कितने अरिथमेटिक मीन मैंने सेट किया, 101 है ना, तो आपको सबका सम निकालना है। सही आंसर है आपका, आपका भी सही है, ऑनलाइन भी सही आंसर है। हाँ, F11 स्टार्ट करते हैं। आंसर आया इसका सुयोग? कर रहा हूँ, तो बड़ा आसान 2 सेकंड का फॉर्मूला तुम्हारा ट्राई नहीं किया, पर करेंगे तो फिर तुरंत छाप लेंगे हम, ऐसे नहीं होगा। फाइट मारो, तुम सबसे होगा, तुम सब टैलेंटेड हो भाई, उसको फायदा उठाओ उस सब चीज का। पहली बात तो इसी चीज में डाउट आ जाता होगा कि हम टैलेंटेड, ऐसा नहीं, सब टैलेंटेड हो, एक बार फायदा उठाओ उस चीज का। क्या फॉर्मूला होता है? बस n into a plus b by 2 फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, वैसे भी अपने को बस याद रखना है कि क्या करते थे। 1 और 99 दो पहले था, इन दोनों के बीच में 101 अरिथमेटिक मीन मैंने इंसर्ट कर दिया, तो उनका सम अगर मैं निकालना चाहता हूँ, सम ऑफ ऑल एम्स, सम ऑफ 101 अरिथमेटिक मीन्स, क्या करेंगे अपन, जो कितने मीन से 101 इनटू ये जो पहरेदार है इस दोनों का एवरेज, मतलब 1 प्लस 99 बाय 2, मतलब कितना गया 100 बाय 2 इनटू 101 505, इसका आंसर आता है 5050। आया क्या आंसर? ट्राई नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं ना, अपने आप पे भरोसा तो रखो, ट्राई करोगे तभी आंसर आएगा। सेकंड वाला आपको ट्राई करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन बार बार देखो, बार बार पढ़ो, भागो मत क्वेश्चन से। एवं सर के सर तो बता ही देंगे, सर नहीं बता रहे तब भी कुछ नहीं बताएंगे, खुद से करना पड़ेगा। ओके, एक आंसर तो आया है। मैं बताऊंगा नहीं आंसर, है ना, आपको थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा, जब तक मैं थोड़ा बातें करता हूँ आप लोगों से। 209, ओके। यशस्वी आपका आंसर आया, साकेत आपका आंसर आया 209। फाइट मारने से सब कुछ होता है, समझ रहे हो, क्वेश्चन नहीं करोगे तो आंसर कभी नहीं आएगा। ओके, मेरे ख्याल से करेक्ट है।
209 तो आपको इंटीग्रल चाहिए ना, पता नहीं 209 क्या आ रहा है, 5 सही है मेरे ख्याल से, 5 कितने इंटीजर होंगे? अरिथमेटिक मीन तो बहुत सारे होंगे, उनमें से इंटीजर कितने होंगे? चलो थोड़ा सा फाइट करो। दिशिका आपका आंसर आया क्या? मैं रैंडमली किसी का भी नाम लूंगा है ना धीरे धीरे। साकेत आपका नहीं आया आंसर? आपके पहले बहुत फ्रिक्वेंटली आंसर आते थे, अभी कुछ दिनों से नहीं आ रहे। मेरे को वो वापस चाहिए, पहले जैसे आंसर दो। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, 11 अरिथमेटिक मीन अपन ने इंसर्ट करें। टोटल 11 इंसर्ट करें, 11 में से कुछ इंटीजर होंगे, 209 तो हो नहीं सकते। 209 क्या सोच के ले आया? क्या किया आपने बताओ, मैं गलती बताऊं। सबका सम लिख दिया है क्या? नहीं नहीं नहीं, सम ने जो सम ऑफ क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल्स, कितने इंटीग्रल है वो निकालो। रुक जाओ, देखो 28 और 10 ये दोनों पहरेदार हैं, ये पहला और ये दूसरा, इनके बीच में 11 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? राइट वाला पहरेदार माइनस लेफ्ट वाला पहरेदार डिवाइडेड बाय कितने अरिथमेटिक मीन? 11। 11 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा राइट वाला पहरेदार दैट इज 10 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 2, 11 प्लस 1 सॉरी 12, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 12, दिस विल बी 2 9s are 18, 2 6s are 12 और 3 3s are 9, 3 2s are 6, माइनस 3/2 आएगा। माइनस 3/2 कॉमन डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एपी जो है वो डिक्रीजिंग है। अब आपको क्या करना है, सारे अरिथमेटिक मीन लिखने हैं। पहला अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा? a1 आ जाएगा, मतलब 28 प्लस कॉमन डिफरेंस, मानते हो? दूसरा क्या आ जाएगा? 28 प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तीसरा क्या आ जाएगा? 28 प्लस 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। और लास्ट अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा? 28 प्लस 11 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। अब है ना, आप लोग आराम से गिन के, उंगलियों पे गिन के बता सकते हैं इसमें से कौन से इंटीजर होंगे। पहली बात तो कॉमन डिफरेंस क्या है? -3/2, -3/2 ना। तो यहाँ पर अगर मैं पहले वाले अरिथमेटिक मीन में b का वैल्यू रखूंगा तो इंटीग्रल आएगा क्या? नहीं आएगा। वो इंटीग्रल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप समझ गए ना, 28 माइनस 3/2 इंटीजर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। यहाँ पर 3/2 रखोगे अगर d की जगह तो 2 और ये वाला 2 कटेगा, 28 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 25। ठीक है जी, ये आएगा पहला इंटीग्रल। इसका मतलब क्या हो गया, अपन समझ गए। जहां जहां पर इवन मल्टीपल ऑफ d लिखा हुआ है, इवन मल्टीपल ऑफ d, जैसे यहाँ पे 3d लिखा है दैट इज ऑड मल्टीपल, वो नहीं चलेगा, है ना। तो 2d, अब देखो उंगलियों पे गिन लेंगे, 2d 4d 6d 8d 10d, बस 5 उंगलियों पे गिन सकते हैं। आपको एम्स इतने कम दिए, अगर एम्स बहुत ज्यादा होते तो उसके लिए भी अपन फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे क्या आएंगे? टोटल 5 अरिथमेटिक मीन्स, टोटल 5 अरिथमेटिक मीन्स आर इंटीग्रल। और वो 5 कौन कौन से हैं? पहला है उसमें से 28 प्लस 2d, फिर है 28 प्लस 4d, ठीक है, ऐसा सो ऑन चलता चला जाएगा 28 प्लस 10d, बस समझ गए? तो उंगलियों पे गिन सकते हैं। क्या चीज? 28 प्लस 40 तुम्हारा 24 आ रहा है, डी क्या आया? फिर क्या दिक्कत? 28 प्लस 2d है ना, तो ये है 2 क्या दिक्कत? आ जाएगा 28 माइनस 3, 25 तो ऊपर
क्या कर रहे हो तुम ऐसे? बताओ बताओ। देखो अगला क्वेश्चन, देखो n arithmetic means are inserted between x and y. N arithmetic means are inserted between x and y. Then AMs are inserted between x and y. ठीक है? And then between 2x and y. And then between 2x and y. ठीक है? फिर अपने को बोला गया if the rth means in each case be equal. If the rth means, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं नहीं बताने वाला, क्वेश्चन फाइट मारना पड़ेगा. If the rth means in each case be equal, then find the ratio. Then find the ratio x upon y. And then ever THEN, गलती से मिस्टेक हो गई, THEN. देखो पहले क्वेश्चन को समझो, क्या बोला है कि दो नंबर्स है, फिर पहली बार में पहले दार कौन है, x और y, उनके बीच में कितने अरिथमेटिक मीन डाले अपन ने, n अरिथमेटिक मीन डाले. फिर हमने वही वाली चीज जो है 2x और y के साथ किया, इन दोनों को पहरेदार मान के अपन ने इनके बीच में n अरिथमेटिक मीन डाले. ठीक है? दोनों ही केस में जो rth नंबर का मीन है, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में जो rth नंबर का मीन है वो बराबर है. rth मतलब कुछ भी हो सकता है 10th मीन बराबर या 12th मीन बराबर. ठीक है? तो rth मीन बराबर है, तो आपको x और y का रेशियो निकालना है. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में जो बोला वैसे करना है, तभी आपका आंसर आएगा. ठीक है? और आप ट्राई करोगे, मैं तो नहीं बता रहा, मैंने बता दिया मतलब आपको क्रिएटिविटी होगी खत्म. ट्राई करो. पहले x लिखो, फिर y लिखो, फिर उन दोनों का कॉमन डिफरेंस. उस केस में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, राइट वाला पहरेदार माइनस लेफ्ट वाला पहरेदार अपॉन n+1. तो कॉमन डिफरेंस आ गया. कॉमन डिफरेंस आ गया तो rth नंबर का मीन लिख पाओगे आप. 10th नंबर का मीन क्या होता है, a + 10t. 12th नंबर का मीन क्या होता है, a + 12t. तो rth नंबर का मीन क्या होगा, a + rd. तो यहाँ पर पहले वाले केस में a + rd लिखो, दूसरे वाले केस में a + rd लिखो, और दोनों बराबर है ऐसा क्वेश्चन में था, इक्वेट करो. जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक मजा ही नहीं आया. करना पड़ेगा आपको, आदत डालनी पड़ेगी कि मुझसे भी आंसर आता है. सबको बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ. वो आदत डल जाएगी तो फिर अपने आप आपके स्कोर आने लगेंगे. ऑप्शन दे देता हूँ आपको चार.
सिर्फ आर, सिर्फ आर क्लास। 4 ऑप्शन दे दिए, अब मैच कराना थोड़ा ज्यादा आसान है। अभी आपका आंसर अगर उटपटांग भी आता है तो आप 4 ऑप्शन से जाके मैच कर सकते हो। फाइट मारो, आप सबको आता है, मेरे सबको नहीं आता। स्टार्ट करते हैं, देखना आप लोगों का जो स्टार्टिंग का तरीका था, जैसे आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया वो सही है या गलत है। किसी का आंसर अगर आता है तो टाइप करके भी बता देना। अब तो ऑप्शन है, आपको सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है, ठीक है। आप देखना आपका तरीका सेम है या नहीं। अगर हमारे पास नंबर है एक्स और वाई, ये दोनों नंबर है, ये दो नंबर है अपने पास, तो अपन ने क्या करा, इनके बीच में एन अरिथमेटिक मीन डाला। कितने अरिथमेटिक मीन? एन। तो वो एन अरिथमेटिक मीन में सबसे पहला मीन क्या होगा? a1, दूसरा क्या होगा? a2, तीसरा होगा a3 और लास्ट होगा an। लेकिन बीच में भी छुपा हुआ rth मीन, अभी को नहीं पता r क्या है, लेकिन बीच में कहीं rth मीन छुपा हुआ है। तो मान लेते हैं कि ऐसे बीच में कहीं ये r जो है वो छुपा हुआ है और फिर इन पर ये सिलसिला चलता चला जाता है, ठीक है क्या? ये दोनों तो पहरेदार है और इनके बीच में टोटल n मीन है। उसमें जो बीच का rth नंबर का जो मीन है ना, उसमें मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है। अच्छा, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। अब अपन ने क्या करा है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 2x और y, मतलब 2x बन जाएगा लेफ्ट वाला पहरेदार, y बन जाएगा राइट वाला पहरेदार। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या करा है, फिर से n मीन डाले। तो पहला मीन क्या आएगा? a1, लेकिन इस बार कैपिटल a1 लिखना क्योंकि अलग अलग होंगे ना यार, पहरेदार बदल गए तो मीन भी बदलेंगे ना। तो कैपिटल A1 लिख देता हूँ, कैपिटल A2, कैपिटल A3, ठीक है, और फिर बीच में एक कैपिटल AR आएगा, ठीक है, फिर ऐसा चलता चला जाएगा, y तक चलेगा। ये यहाँ पर ये तो पहरेदार है। अपना इंटरेस्ट क्या पता है, इसमें जो rth नंबर का मीन है और इसमें जो rth नंबर का मीन है दे आर इक्वल। तो मेरे को इसमें स्मॉल ar निकालना है, फिर इस वाले केस में कैपिटल KR निकालना है, दोनों को कैपिटल AR निकालना, दोनों को इक्वेट करना है। पहले तो मैं AR निकालने की कोशिश करूंगा। अब आप मेरा सिंपल सा जवाब देना कि अगर मैं आपको 10th अरिथमेटिक मीन निकालने को बोलता हूं तो क्या होता है a + 10d, है ना। अगर मैं आपको बोलता हूं 12th अरिथमेटिक मीन तो a + 12d, 20वां अरिथमेटिक मीन 20th a + 20d, तो rth अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा? a + rd। तो AR को अपन क्या लिखेंगे? a + r इनटू कॉमन डिफरेंस। अच्छा, इस केस में जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको मैं d1 बोल देता हूं फिलहाल में ना। अच्छा, कॉमन डिफरेंस आप बता भी सकते हो क्या है, बताइए क्या आएगा? x कितने मीन से n, नीचे क्या आएगा? n + 1। अच्छा, ये वाले केस में मैं rth मीन को लिखूंगा AR, तो कितना आ जाएगा वो? आपने कॉमन डिफरेंस बता रहे हो, चलो कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं, y - 2x अपॉन n + 1, ठीक है। अच्छा अच्छा, देखो ये पहले तो ये वाला स्मॉल AR लिख देता हूं। ये मतलब क्या होता है? ये वाला टर्म फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा? x + r इनटू d1। अभी d1 ही लिख देते हैं, अपन आखिरी में पुट कर देंगे। और इधर क्या आ जाएगा? 2x, ये तो ऊपर वाले का लिखा था इसलिए d1। इधर क्या आ जाएगा? 2x + r इनटू d2। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? I think someone got the answer. Very nice. Sakshi got C. Excellent. Excellent. इस वाले का आंसर आना बड़ी बात है। अच्छा क्वेश्चन है, पेशेंस मांगता है क्वेश्चन।
ओके, तो अब अपने को करना क्या है, ये वाला जो AR है दिस वन, और ये वाला जो AR है, क्वेश्चन में तो बोला हुआ है ना आपको, RH means in each case be equal, दोनों इक्वल है। तो अब दोनों इक्वल है अगर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहले वाले केस में RH मीन है और जो दूसरे वाले केस में RH मीन है, ये इक्वल है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर ये गिवन है तो अपन अप्लाई करते हैं। स्मॉल AR क्या हो जाएगा, x plus RD1, x plus RD1, और कैपिटल AR क्या हो जाएगा, 2x plus RD2। अच्छा, तो अब आप मेरे को आराम से बता सकते हो कि D1 क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है y minus x n plus 1, और D2 यहाँ पे लिखेंगे ना, 2x plus R times D2, तो D2 हो जाएगा y minus 2x upon n plus 1, y minus 2x upon n plus 1। ठीक है, अभी देखो मजबूरी में अपने को LCM खेलना पड़ेगा। खतरनाक सा दिख रहा है एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पे फाइट मारनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ऐसी जनरली ये वाली जो सिचुएशन होती है, यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन को गिव अप कर देते हैं कि यार इसके बाद पता नहीं क्या ही होगा। खतरनाक सा दिख रहा है ना, लेकिन आपको यही से फाइट मारना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला हमने वही चीज अप्लाई करी, कुछ नया थोड़ी करा। एलसीएम लेंगे अगर, तो इधर एलसीएम क्या आएगा, n+1, और यहाँ पर क्या आएगा, x into n+1 आ जाएगा, x into n+1 प्लस r into y minus x। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम क्या आ जाएगा, n+1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x into n+1, नीचे हो n+1, यहाँ पे आ जाएगा 2x into n+1 प्लस r into y minus 2x। यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा, ये देखो इधर, देखो देखो देखो, ये n+1 और ये n+1 कटेंगे क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या बचा, इसका न्यूमरेटर इक्वल्स टू इसका न्यूमरेटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये n+1 वाला टर्म और ये n+1 वाला टर्म, इनको एक साथ ले लेता हूं, और ये जो r वाला टर्म है इसको LHS में फेंक देते हैं। तो ये r वाला टर्म जब LHS में आएगा तो -1 क्या आएगा, और इसको उधर फेंकेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 टाइम्स समथिंग, इसको मसाला बोल देते हैं ना, x into n+1, ये 2 मसाला, और ये क्या लिखा, 1 मसाला। 2 मसाला माइनस 1 मसाला कितना हो जाएगा, 1 मसाला। दैट मींस x into n+1 बन जाएगा, जब इसको आप RHS में फेंकोगे। जिसने ध्यान नहीं दिया, फिर से बता रहा हूँ, सुन लो, फिर पूछोगे कि यहाँ पे कैसे आ गया। ये x into n+1 को RHS में फेंक देंगे तो आ जाएगा 2x minus 2x into n+1 minus x into n+1, n+1 कॉमन आ जाएगा, 2x minus x will be x। अब ये वाली चीज को LHS में लाना है, r into r कॉमन आएगा, फिल हो रहा है पहले से, y minus x minus y minus minus 2x, y minus minus 2x, क्या करें, काट दें। क्या अल्टीमेटली सर y करेगा, एक मिनट यार, तो सच में कट जा रहा है। टू वाई माइनस एक्स है ना, एक मिनट रुको, 2x and y, x into y है ना पहली बार में, 2x and y, 2y माइनस में 2y, यहाँ पे जहाँ जहाँ y वहाँ 2y हो जाएगा, 2x and y, 2x and 2y, 2x and y दूसरी बार में, सही है, पहली बार में x into y आएगा, कॉपी करने में गलती कर दी। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 2y minus x, एक छोटा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेकंड वाला तो एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर लिखेंगे हम 2y माइनस का y, अभी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, r into 2y minus y will be 1y, फिर 2x minus x will be 1x, y plus x is equal to x into n plus 1। अच्छा,
तो इधर से अपन क्या करेंगे, अपने को क्या चाहिए, x अपॉन y चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ry प्लस rx इज इक्वल टू x इंटू n प्लस वन। क्या करेंगे, rx वाला टर्म जो सारे x वाले टर्म को एक तरफ ले लेते, सारे y वाले टर्म को एक तरफ ले लेते, तो y वाला टर्म तो ऑलरेडी एक तरफ है, ये x वाला टर्म जो r इंटू एक्स जब RHS में जाएगा तो x यहाँ का और x यहाँ का कॉमन आएगा, तो x जब कॉमन आएगा, x तो बाहर आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, n प्लस वन माइनस का r, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x अपॉन y का रेशियो, ये y जो है इसको x के नीचे पहुंचा दो और ये बड़ा सा जो आइटम है इसको r के नीचे पहुंचा दो। तो अपने पास देखना ध्यान से ना, मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ, x बाय y का वैल्यू जो होगा दैट विल बी r अपॉन ये पूरा आइटम, ठीक है, n प्लस वन माइनस r। बराबर हो सकता है आपका आंसर आने वाला रहा हो या y कट गया हो गलती से आपका, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे, हाँ? ठीक है, अभी आया समझ, लिख डालो उसको। आगे बढ़ते हैं। एक और सिंपल क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, यहाँ का लिखो, ठीक है। लिखो, if n arithmetic means are inserted, if n arithmetic means are inserted between 2 and 38, between 2 and 38, then the sum of resulting series is obtained as 200. Then find the value of n. ये वाला आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट में जो फ्री हिट होता है ना, ये वो दिस इज फ्री हिट, देखते हो।
आगे हाँ आगे करो करो, आएगा आएगा, दूसरों को देख के मत डरो। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सीरीज होगी ना, तो पहरेदारों को मिला के वेटिंग सीरीज मतलब फिर पूरे दोनों पहरेदारों को मिला के, इसीलिए बस मैंने इसी के लिए क्वेश्चन दिया कि अभी आपको अरिथमेटिक मीन्स का सम नहीं निकालना, पूरे पहरेदारों का सम निकालना है। तुमने क्या किया है, पहरेदारों को इंक्लूड किया नहीं किया? चलो कर दो कर दो। ओके अभी ठीक है, कितना आया था तुम्हारा आंसर? टेन तो सही है ना, क्या दिक्कत है? चलो भाई हम सोचते हैं If n arithmetic means are inserted between, then the sum of resulting series is obtained by this. कितना रहा 12? 200 तो बहुत सारे मतलब एक्सटर्नल को मिलके भी इसका भी है ना, या सिर्फ नहीं मिला क्या? सुनो मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने ट्राई किया उसको, अभी देख लो क्या होना चाहिए कि अपने पास पहला नंबर होना चाहिए 2 और आखिरी नंबर होना चाहिए 38। ये सबसे पहला अरिथमेटिक इवन आएगा, फिर दूसरा मीन आएगा 8, फिर तीसरा आएगा 8, ऐसा चलेगा कहां तक? एन तक चलेगा, इन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट। एक्चुअली यार इसकी लैंग्वेज जो है ना कंफ्यूजिंग है, दिस लैंग्वेज इज कंफ्यूजिंग। इसमें बोला है द सम ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज, तो सीरीज सिर्फ इतनी थोड़ी, सीरीज तो पूरी, सीरीज तो पूरी, तो इस पूरे का सम जो है वो 200 होना चाहिए, पूरे का सम 200 होना चाहिए। दैट वुड मीन कि देखो मैं करता हूँ आराम से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम क्या होगा बेटा बताओ जल्दी से, ये वाला सम क्या होगा पूरे का? बहुत बढ़िया, सही बात है, 160 होना चाहिए, ऐसा भी सोच लो। अगर पूरे का सम 200 है तो 200 में से 38 प्लस 2 कितना होता है 40, 200 में से 40 हटा दो, 160 बचेगा अपने पास, है ना? अच्छा तो ये वाला सम 160 दिया हुआ आ रहा है क्या समझ में? अच्छा ये जो 160 है ना, ये किसका? सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम है, सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम है, राइट? कितने अरिथमेटिक मीन है? n अरिथमेटिक मीन का सम क्या होता है? n into a plus b by 2। ये कितना आ जाएगा? n into 20, 40 आएगा ना, 40 by 2 20 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 160, 0 से 0 कट जाएगा, 2 8 4 60, n का वैल्यू आ जाएगा कितना? 8, n का वैल्यू 8 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा। 10 आता है आपका, अगर अगर आप समझ रहे हो रिजल्टेंट सीरीज को सारे क्या दोनों को एक्सट्रीम्स को भी इंक्लूड किया। एक्सट्रीम? अच्छा तुम क्या बोल रहे हो कि ये 8 हो रही है 2 10? नहीं नहीं वो नहीं, एम्स बोला ना कितने अरिथमेटिक मीन है n, तो जितने अरिथमेटिक मीन है अपने को वो आंसर देना है। अरिथमेटिक मीन तो अपने पास 8 आ रहे हैं ना, बस 8 आंसर है। पूरी सीरीज में कितने नंबर है पहरेदार मिला के वो थोड़ी पूछा है आपको, सिर्फ पूछा है कि n अरिथमेटिक मीन है वो कितने, n आना चाहिए 8, 10 नहीं आएगा है ना, 10 जिनका भी आया है आंसर में गड़बड़, 10 नहीं आना चाहिए। हाँ भाई तेजस प्रेजेंट हो क्या? एक रेगुलर चेकअप ले लेते हैं अपन, चेकअप कॉल। प्रेजेंट है तो जोर से लिखो एकदम, प्रेजेंट सर। ऐसे मुझे कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे दोस्त याद कर रहे थे, मैं सोचा पूछ लूं एक बार, कुछ लिखा है उसने।
प्रेजेंट सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, फिर जीपी चालू करेंगे ज्योमेट्रिक में, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा, इसको अपन इंपॉर्टेंट नोट्स लिखेंगे, व्हेन यू विल स्टार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अपन लाइफ में कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, जैसे वो भी मैंने आपको पढ़ाया, वो सब हमने पढ़ रखा था, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने को पता था, एम भी पता था लेकिन ए भी पता था, बाकी सब तो वैसे ही। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सॉरी, मैंने मीन्स बोल दिया क्या गलती से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जीपी, जीपी और फिर उसके बाद एचपी। एचपी तो बहुत आसान है, ओके, अगर किसी को एपी आता है तो एचपी उसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जीपी मतलब मल्टीप्लिकेशन और एचपी मतलब 1 बार। हाँ, यही होता है। तो मैंने तुमको पढ़ाया, शायद फाउंडेशन में तुमको याद रह गया हो, फाउंडेशन में भी बहुत कम बच्चे थे जो पढ़ाई करते थे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए लिखेंगे द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल of polygon are in AP, are in AP, ठीक है। ये क्वेश्चन हटके है, ठीक है, इसमें एम का कोई कंसेप्ट नहीं, रुक जाओ आगे पढ़ लें। तो स्मॉलेस्ट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल इज smallest angle is 120 degree, and the common difference is 5 degree. Find the number of the sides, find the number of sides, number of sides of the polygon. ये क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि मैं आपको एक फॉर्मूला बता सकूं, जो मैंने आपको शायद ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था। पहली बात तो पॉलीगन क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज पॉलीगन? वेरी क्लोज टू इट। 3-sided पॉलीगन क्या होता है? ट्रायंगल। 4-sided क्वाड्रिलेटरल, 5-sided पेंटागन, 6-sided हेक्सागन, n-sided पॉलीगन मतलब n साइड होगी उसकी। अच्छा ये बताओ मुझे, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? सम क्या होता है? 180। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम, लेकिन इसके आगे अगर मैं पूछूंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा बताने में। पेंटागन का क्या होता है? अब देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सॉल्यूशन में एक कार्ड, इसको अपन छोटा सा दिमाग की बत्ती जला, मैं आपको एक चीज ट्रिग्नोमेट्री में भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of n-sided polygon, n-sided polygon is equal to, देखिए ध्यान से, आप सामने देखोगे तो दिमाग में फोटो छप जाएगी। कितनी साइड है? n, इसमें सबसे पहले 2 सब्ट्रैक्ट करो into 180 डिग्री या पाई रेडियन, तो डिपेंड करता है अपन किस में निकालें, पाई रेडियन या फिर n-2 into 180 डिग्री। अगर आपको डिग्री में निकालना तो ऐसे करेंगे, रेडियन में निकालना तो ऐसे करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, n की जगह यहाँ पे डालो 3 - 2 आ गया 5, या यहाँ डालो 3 - 2 180 डिग्री आ रहा है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ तो कितनी साइड होती है? 4, तो 4 - 2 2 into 180 डिग्री 360 डिग्री आ रहा है। उसी तरीके से पेंटागन, हेक्सागन, समझ में आ रहा है? सब निकाल लेंगे अपन। अच्छा 7-sided क्या बोलते हैं? हेप्टागन बोलते हैं।
सेप्टागन बोलते हैं क्या? अरे ये सब याद नहीं रहता। 8 को बोलते हैं ऑक्टागन, 9 को नोनागन बोलते हैं, 10 को क्या बोलेंगे? डेकागन। हेक्सागन। देख आपको ऑर्गेनिक चल रही है क्या अभी केमिस्ट्री? क्या हेक्सागन। डेकागन होता है? चलो ठीक है। तो इतना आपने को समझ में आ गया कि सम ऑफ n साइडेड पॉलीगन क्या होगा? n - 2 * 180 डिग्री। अब ये क्वेश्चन में आपको दिमाग लगा रहा है करना। 5 मिनट आपको दे रहा हूं, 5 मिनट ज्यादा होगा, 2 मिनट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा। बिल्कुल होगा, सबसे होगा। आपको बस बोलोगे कि जितने भी इंटीरियर एंगल है वो एपी में है। पहला और सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 120 है, तो उससे नेक्स्ट इंटीरियर एंगल क्या होगा? 125, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 दिया होगा। और नेक्स्ट क्या होगा? 130, 120, 125, 130, 135, 140, 145 से लेकर लास्ट वाला जितना भी एंगल रहा होगा, उन सब का जो सम है वो अपने को पता है इस फॉर्मूले से। तो आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी लगाना है। ये अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन नहीं है, अभी अपना एपी हो गया, एम हो गया। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि अपना टॉपिक जो है वो एंड हो जाए। कुछ नहीं आया सुयोग? नहीं, 3 साइड नहीं है, आपको एनी तो निकालना है, वही तो निकालना है कि कितने साइड है पॉलीगन। फाइट मारने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। फाइट मारना मतलब आपको टाइम लगेगा इसका आंसर लाने में, ठीक है? आई विल वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स, फिर उसके बाद में स्टार्ट करूंगा। पॉलीगन बहुत सारी साइड्स हो, ऐसे चलते चले जाएगी। आई डोंट नो कितनी साइड है। अब उन सारे पॉलीगन में सबसे छोटा एंगल जो है 120 डिग्री, उसके नेक्स्ट एंगल क्या रहा होगा? 125 डिग्री रहा होगा, फिर उसके अगला 130 डिग्री रहा होगा, फिर उसके अगला 135 डिग्री रहा होगा, एंड सो ऑन। जो लास्ट एंगल रहा होगा ना, वो nth एंगल रहा होगा। मानते हो इस बात को? क्योंकि ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं? 4। 4 साइड 4 एंगल। पेंटागन में 5 साइड 5 एंगल, इसमें n साइड n एंगल रहेंगे। तो लास्ट एंगल जो रहेगा दैट विल बी nth एंगल। तो nth एंगल आप निकाल सकते हो, एपी के nth टर्म के फार्मूले से निकाल लो। जो nth एंगल होगा वो आप एपी के nth टर्म के फार्मूले से निकाल लो। कैसा होता है nth टर्म? a प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस। अच्छा, a मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री, प्लस nth एंगल के लिए n माइनस 1 लिखा मैंने, इनटू कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस 5n माइनस 5 डिग्री, सही है क्या? तो ये आ जाएगा 115 प्लस 5n, 115 डिग्री प्लस 5n आ जाएगा nth एंगल। कितना? 23 साइड्स है। गड़बड़ कर दिया, इससे ट्राई करो। क्या हो गया सत्यजीत? समझ में नहीं आ रहा क्या? बहुत सोचते हो यार तुम। ये वेदांत को एकदम ऐसे अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये तो है कि 120 plus and minus 1 into 5 plus and minus 2 into 1. The whole sum. नहीं समझा मैं।
सर ये जो a plus n minus 1 hd है equals n minus 2 हाँ नहीं नहीं, ये तो nth टर्म है यार, ये तो सबसे आखिरी एंगल है, ये तो सबसे आखिरी एंगल है, सम थोड़ी है। अरे 120 125 130 135 140 और ऐसा चलते चलते वो कहीं तक जाएगा, आखिरी एंगल का मेजरमेंट लिखा है। अब इनका सम भी करना है 120 प्लस 125 प्लस 130 प्लस 135 टिल लास्ट टर्म, इनका सम जो करोगे ना वो इसके बराबर होगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं, लोग ट्राई नहीं कर रहे हो यार, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल करो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, 360 को क्वाड्रेटर में होता है ना, सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो ये है, लिखवा चुका हूं फार्मूला, उसके बाद भी नहीं बताया, ये होता है सारे इंटीरियर एंगल का सम, हो जाएगा n - 2 * 180 डिग्री। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं सारे एक इसको ऐड करता हूँ 120 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 130 डिग्री टिल कहां तक जाएगा, आखिरी एंगल जो है ना, लास्ट एंगल, ये nth एंगल जो है ना इसको आप लास्ट एंगल बोलोगे, लास्ट एंगल मतलब ये एपी का लास्ट टर्म हो गया, लास्ट एंगल कितना हो जाएगा 115 प्लस 5n, ठीक है, आ रहा है क्या समझ में, बस ये होना चाहिए n - 2 * 80 के बराबर, 180 सॉरी n - 2 * 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, बस इतना आपने अगर सॉल्व कर लिया तो आपसे फिर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, मतलब आंसर आ जाएगा इसका, ये आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो एपी का n टर्म्स का सम क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी होता है फर्स्ट टर्म, देखा ध्यान से, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू n/2, n/2 मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, जितने एंगल उतने टर्म, एंगल कितने n into n/2, this will be equal to n - 2 into 180 डिग्री, बस इसके बाद मजदूरी, मजदूरी मतलब होती है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आप लोग करो, सही आंसर सही है, दो लोगों का आंसर आया है, बट दो दो आंसर आ सकते हैं, एक 9 आया है, एक और 9 आया है, देख के सॉल्व करो, 120 प्लस 115 कितना हो जाएगा, 220 230 235 235 प्लस 5 है 235 डिग्री प्लस 5 है to n/2, this is equal to n - 2 into 180 degree, ठीक है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी अपने को यहाँ से, ओके यशस्वी का भी आंसर है, क्या करूँ मैं बताइए, मल्टीप्लाई कर दूँ 235, ये जो 2 है ना इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 235 into n will be 235n plus 5n square, this is equal to 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 360 हो जाएगा, 360 into n आ जाएगा 360n, ओके, minus 2 into 360 आ रहा है, 2 into 360 कितना आ जाएगा 720, आराम से कैलकुलेशन करना पड़ता है धीरे धीरे, तो सबको LHS सबको है ना लेफ्ट हैंड साइड बुला लो, तो 5n स्क्वायर, अब देखो 235 माइनस 360 करेंगे कितना आ जाएगा,
125 into 10 plus 720 डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हो। 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 4 जार 20। इसके फैक्टर्स निकालने हैं आपको। 16 into 9 कुछ गलत कर दिया क्या मैंने यहाँ पे? 5 in square minus 125, 5 1 जार 5, 22 5 4 जार 20 होता है ना, और फिर से 5 144 आएगा, ठीक है। इसका मतलब दो नंबर जिनका सम -25 हो और जिनका प्रोडक्ट 144, ठीक है। तो आ जाएगा n-16 into n-9, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि n का वैल्यू या तो 16 होगा या तो 9 होगा। अब हम कंफ्यूज हो गए, ये जो पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स है, या तो वो 16 हो सकती है या तो वो 9 हो सकती है। तो क्या करेक्ट होगा? दोनों सही है या दोनों गलत है, या फिर एक सही है एक गलत है, ये अपने को पता करना पड़ेगा। ये कैसे पता करेंगे? कोई एक बच्चा मुझे बता सकता है? हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि 16 या 9 में से क्या बदलेगा? आप लिखना चालू करिए। लास्ट एंगल में सेटिस्फाई कर लो। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। अच्छा, इंटीरियर एंगल जो होता है ना, ठीक है, इंटीरियर एंगल जो होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180 से छोटा ही होना चाहिए। आप सोचकर देखो, 180 से बड़ा थोड़ी हो जाएगा, फिर तो पॉलीगन जो होगा दैट वुड, Sir, of course, 9 would be यहाँ पे रखते हैं अपन, देखते हैं 16 यहाँ पे रखेंगे, 16 5 है 80, ये कितना हो गया 195। तो लास्ट एंगल 180 से बड़ा हो गया। अब इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का 180 से छोटा ही होना चाहिए। ऑब्ट्यूज हो सकता है, बिल्कुल ये भी ऑब्ट्यूज है, ऐसा नहीं कि एक्यूट होना चाहिए, ऑब्ट्यूज हो सकता है लेकिन 180 से बड़ा नहीं। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये रिजेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे जो nth एंगल है, nth एंगल इसकी वजह से जो आ रहा है दैट इज 195 डिग्री, और इसकी वजह से छोटा ही आएगा। आपको पता है 5 into 9 45 और 50 160 डिग्री आ रहा है। यहाँ से nth एंगल 160 डिग्री आ रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। अगर आप इसको खुद से ट्राई करते हैं ना, ये वाली चीज बताने के बाद आप कर सकते हो। आप पूरा अप्लाई करते हैं हर एक चीज को, क्या लॉजिक लगाना है, आपका आंसर आता है बिल्कुल आता है। बाई चांस अभी कभी अपनी फ्यूचर में ऑनलाइन क्लास होती है तो क्या आप इस तरह से छोड़ना मत, छोड़ते आ रहे हैं, समझ रहे हैं? बहुत प्रेशर आ जाएगा बाहर। ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में हो सकता है आपको ज्यादा प्रेशर लगता हो, ज्यादा दिमाग में जोर आता हो, लेकिन नहीं करोगे तो बाद में ज्यादा जोर आएगा। अच्छा अभी कर लो। स्टार्ट करते हैं अब। एक 3 पॉइंट लिखने छोटे छोटे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं बहुत धीरे धीरे एक ही खत्म करा है, बहुत धीरे धीरे। इसका रीजन ये भी था कि कुछ बच्चे जो है इवनिंग वाले जो है वो मॉर्निंग में आ रहे हैं, और अपने अभी नए नए ऑफलाइन क्लास हुई, मैं आपको फास्ट नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, बट अभी धीरे से अपन अभी स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। पहले अपन लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट नोट्स। सबसे पहला इम्पोर्टेंट नोट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? पहले n नेचुरल मतलब 1 2 3 से लेके n तक। अगर मैं आपको बोलूं पहले 10 नेचुरल नंबर, पहले 15 नेचुरल नंबर, तो उनका सम निकालना है। तो पहले n नेचुरल नंबर का सम होता है n into n plus 1/2। अभी अभी आपको मैंने बताया था, इसको प्रूव करना है बड़ा आसान है।
सारे भी जितने भी n नेचुरल नंबर होंगे वो एक ही फॉर्म कर रहे होंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेके n तक। आखिरी टर्म हमेशा n आएगा, पहला टर्म हमेशा 1 आएगा। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 होता है ना सम के फॉर्मूले में। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 लिखा हुआ है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाहर लिखे हुए। ये आपको रटा होना चाहिए, ये आपको एकदम हर पॉइंट पे याद होना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑफ ab सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होता है n into n plus 1 by 2। इसमें भी एक स्पेशल केस होता है जिसको लिखते हैं स्पेशल केस, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल। ठीक है, अगर n का वैल्यू पहले बात तो 10 लिख देता हूं, फिर n का वैल्यू होगा 100 लिख लेंगे। अगर n का वैल्यू 100 होता है तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स ये क्या हो जाएगा, और n का वैल्यू 10 हो जाएगा तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n की जगह 10 रखना है तो 10 into 11 by 2 कितना हो गया 55। तो पहले 10 नेचुरल नंबर का सम आपको याद रहना चाहिए। कई बार आपको 1 से लेकर 10 तक मिलेगा, ना सिर्फ मैथ्स में, फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में मिल जाएगा 1 + 2 + 3 से लेकर 10 कई बार मिल जाता है। और सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 5050। दिस इज अ मैजिकल नंबर, ये आपको याद होना चाहिए 5050। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आईआईटीज में जो जिनके आंसर 5050 होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 5050 वाले, मतलब 1 से लेकर 100 तक के नंबर को अगर आप जोड़ोगे ना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेके +99 +100 उन सब का जो एडिशन है वो आता है 50-50। ये भी बड़ा प्यारा, याद रख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n natural numbers, sum of squares of first n natural numbers। पहले n नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर का सम होता है वो लिखना है। मतलब क्या हो गया इसका, पहले n नेचुरल नंबर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनको ऐड ही करना है, उनके स्क्वायर को ऐड करना है, उनको उनके स्क्वायर को ऐड करना है। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसे चलते चले जाएगा, का मतलब n स्क्वायर। याद है किसी को, मैंने तो पढ़ रखा होगा ऐसे ऐसे। ये जीपीयू नहीं है देखो n into n plus 1 तो इसमें क्या आता है, एक 2n plus 1 आ जाता है इसमें एडिशनली, और नीचे वहां पर 2 हुआ करता था, यहाँ पे 6 होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। अभी फॉर्मूला है याद होना चाहिए आपको। पहले 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह 10 रखो। पहले 100 नंबर्स के स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम यहाँ पे 100 रखो। ठीक है, अच्छा अगला है क्यूब का भी लिखवा देता हूं मैं, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। क्यूब का सम मतलब क्या हो जाता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर, ठीक है, n क्यूब तक, इन सब का सम क्या हो जाएगा, ये आपको डायरेक्टली याद करना है, बड़ा आसान है ये वाला, बहुत आसान है। अगर आपको पहला वाला याद है, अगर आपको पहला वाला याद है, पहला वाला क्या है n into n plus 1 by 2, है ना, उसी का स्क्वायर होता है। ठीक है,
ये मैंने परसों के दिन 8th क्लास के फाउंडेशन में पढ़ाया था। 8th क्लास के फाउंडेशन में मैंने ये चीज पढ़ाई थी। जनरली उनके हफ्ते में एक ही क्लास होती है फाउंडेशन का, सैटरडे। अभी इसका मतलब क्या हो गया पता है? कि सारे नंबर्स के क्यूब का सम जो होता है, नंबर्स के जो क्यूब का सम होता है ना, कितने n नंबर से टोटल, तो n नंबर्स के क्यूब का सम जो होगा वो उन सारे n नंबर्स के सम के स्क्वायर के बराबर होगा। थोड़ा सुनने में ना बड़ा अजीब सा लगेगा। शुरुआत के या फिर स्टार्टिंग n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम जो होता है वो क्या होता है? उन सारे नंबर्स का सम और उस सम का स्क्वायर। थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है बट ऐसा होता है। देख के समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं, दिस इज नथिंग बट 1 + 2 + 3 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखिए सोच रहा हूँ और फॉर्मूला है तो याद नहीं आ रहा, जब आ जाएगा क्या करें। हाँ देखो, सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers, odd natural numbers, बड़ा आसान है, ये n स्क्वायर के बराबर होता है। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ कि क्या है इसका। n into n स्क्वायर तो n क्यूब हो जाएगा ना। देखो देखो बताता हूँ, तुम्हारी बात पे सोचता हूँ। नहीं होता वो, कुछ नहीं होता। तो अपना यहाँ पे खत्म होता है, पूरा एपी खत्म होता है। एपी के अंदर दो चीज आई थी क्या? पहले अपन ने एपी सीखा, फिर एपी का nth टर्म निकालना सीखा, फिर एपी के सम टू द एंड टर्म्स निकालना सीखा अपन। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सीखी अपन ने जो 10th क्लास में नहीं पढ़ा। खत्म करते अपन ने अरिथमेटिक मीन चालू करा। मीन मीन खत्म करा अपन ने, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके एपी खत्म हो गया अपना। बड़ा सिंपल सा है, आपके आईआईटी के सिलेबस में इतना ही है बस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये काफी इंटरेस्टिंग। आपको जीपी भी आते हैं आईसीएसई क्वेश्चन से निकाल के आता है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है अभी तो। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अच्छा देखो मैं आपको है ना आज होमवर्क नहीं दूंगा, जैसे तो मेरा बहुत मन है देने का, क्योंकि अभी इनइक्वालिटीज मैंने आपको बोला, फिर आप बहाना दे दोगे कि सर ये कर रहे थे। इनइक्वालिटीज करके आना है, वो करके आना, ट्राई करो। अगर नहीं बना तो मेरे को बोलो ना, सर नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई करना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत आसान है, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपन ने पढ़ा है उसी के जैसा है लॉजिक वैसे ही। देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला टर्म होता है, सबकी नजर आगे होनी चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला टर्म होता है, उसको यहाँ पर भी अपन ए बोलते हैं। अगर
इस टर्म पे मैंने कुछ नंबर मल्टीप्लाई करा लेटर से r, तो अगला टर्म जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा a2r। फिर इस टर्म पे मैंने दोबारा अगर कोई उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा r, मतलब मैंने क्या करा कि इसमें r से मल्टीप्लाई करा था, राइट। अब अगर मैं इसमें दोबारा r से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा a2r²। फिर इसमें दोबारा r से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा a2r³। ऐसा अगर चलते चले जाएंगे तो हमें बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, a2r⁴, a2r⁵, a2r�6, ऐसा मिलता चला जाएगा और लास्ट तक अपने को बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। ये होता है स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ ए जीपी। जीपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस। एपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या होता था? a+d, a+2d, a+3d, ये होता था ना। जीपी का होता है a, ar, ar², ar³। अच्छा, ये जो a है इसको अपन प्यार से बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। अच्छा, और ये जो r है ना इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? r तो हर किसी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो r को अपन बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता था ना d, यहाँ पर कॉमन रेशियो हो जाता है r। ठीक है, रेशियो इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। a पे r मल्टीप्लाई हुआ तो ar आ गया, फिर ar पे r मल्टीप्लाई हुआ तो ar² आ गया, ar² पे r मल्टीप्लाई हुआ तो ar³ आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मिटा इसमें ऐड करना है। ध्यान से सुनना है। देखेंगे ध्यान से, ये क्या है? फर्स्ट टर्म, इसको अपन बोलते हैं T1। एपी में क्या बोलते थे? A1, यहाँ पे अपन T1 बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं, आपको A1 बोलना है A1 बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस लगना चाहिए, कुछ और पढ़ रहे हो इसलिए T1 बोलिए। अच्छा, ये सेकंड टर्म है क्या? T2, तो इसको अपन बोलेंगे T2। ये थर्ड टर्म है तो इसको अपन बोलेंगे T3। ये फोर्थ टर्म है, इसको अपन बोलेंगे T4। अच्छा, कुछ आप नोटिस कर पा रहे हो क्या? क्या नोटिस कर रहे हो? 3 और 2। हाँ, -1 हो रहा है, पावर कम हो रही है। यहाँ पे 4 है अगर तो ऊपर पावर में क्या है? 3 है। यहाँ पे 3 है तो ऊपर पावर में क्या है? 2 है। यहाँ पे 2 है तो पावर में 1 है, और यहाँ पे 1 है तो पावर में 0 है। r की पावर 0 मतलब 1 ही तो होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं tn लिखता हूँ जनरल टर्म, nth टर्म, तो क्या आना चाहिए? देखो सबने a तो आ रहा है, a तो सबने मल्टीप्लाई है, दिस इज मल्टीप्लाई। तो a इनटू क्या आना चाहिए? r की पावर में n-1। तो nth टर्म का फार्मूला हो गया जीपी। लिखेंगे nth टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा tn दिस इज इक्वल टू a into r की पावर में n-1। तो AP की nth टर्म क्या होती थी? a plus n-1d। GP की क्या होगी? a into r की पावर n-1। अच्छा, यार GP की डेफिनेशन में लिखवाना तो नहीं चाह रहा हूँ, बात हो क्या? देखो डेफिनेशन में एक बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस वजह से लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव स्किप्ड। ठीक है, अच्छा, जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं बोलूंगा आप लिखोगे, ठीक है? अब मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन इन अ सीक्वेंस in a sequence if each term ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, टर्म के बाद ब्रैकेट लगाइए, फिर लिखिए एक्सेप्ट द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म
except the first non-zero term, bracket close, उसके बाद लिखेंगे bears, BEARS, सामने लिखा देते हैं, bears the same constant ratio with its immediately preceding term, bears the same constant ratio फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली बार मैंने बोला इतने सालों में, अदरवाइज मैं हमेशा लिखता हूँ, कर रहा हूँ रिपीट। इन ए सीक्वेंस इफ ईच टर्म ब्रैकेट एक्सेप्ट द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला टर्म जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, ये जो ए है ना इट कैन नॉट बी जीरो, फिर तो सारे टर्म जीरो आ जाएंगे, गधे के हम 0 0 0 0 लिखेंगे, वो कोई जीपी नहीं होता है, फर्स्ट टर्म शुड बी नॉन जीरो, एक्सेप्ट द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म here's the same constant ratio with its immediately preceding term, comma, the series is called geometric progression. The series is called geometric progression. Preceding term, comma के बाद देखो the series is called GP, खत्म. The series is called GP and the constant ratio is called common ratio. The series is called GP and the constant ratio, the series is called GP and the constant ratio is called common ratio. एग्जाम्पल लिखेंगे अपन इसका, एग्जाम्पल ये हो जाएगा जैसे कि मैंने लिखा आपके सामने 2, फिर मैं सोच रहा हूँ कि इस 2 में 3 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, पहली बार 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3 कितना आ जाएगा 6, फिर इस 6 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18, फिर 18 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 54 एंड सो ऑन, विल कीप ऑन डूइंग, तो अपने पास एक जीपी तैयार हो जाएगी। अगर मैं पहला टर्म 5 लिखता हूँ और उसमें चलो कुछ और मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में 5 into करते हैं थोड़ा आसान लगेगा, 5 into 2 10, 10 into 2 20, 20 into 2 40, ठीक है, तो ये जीपी हो गया। ओके, दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अपन ने एक इंट्रोडक्शन लिया जीपी का, एक क्वेश्चन और कराने का मन है लेकिन कल करेंगे ना, आराम से कल करेंगे। तो आज मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने इनइक्वालिटीज पूरा कर लिया है, आप लोग क्या करेंगे, एपी का लेवल 1, नाउ यू कैन सॉल्व फर्स्ट 25 क्वेश्चंस ऑफ आवर मॉड्यूल। मॉड्यूल का जो लेवल 1 है, फर्स्ट 25 क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज छोटी सी बता देता हूं कि हमको एंड तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ना अपना मॉड्यूल जो है पूरा सॉल्व करना है। तो कितना बड़ा टास्क, हर चैप्टर के पूरे मॉड्यूल सॉल्व करना है। अभी अपना क्वाड्रेटिक का डिस्कशन बचा है, क्योंकि फिर ऑनलाइन से ऑफलाइन में आ गए वो करने का, मेरे को याद है करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसका डिस्कशन बचा है और इसका मॉड्यूल बहुत बड़ा है, आप चेक करोगे ना बहुत लेंथी है, पता है, अच्छे से पता है। तो एक बार अगर कोई मुझे मॉड्यूल दिखा देगा तो मैं बस लेक्चर एंड कर देता हूँ। मैं सिंगल सीरीज लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 पूरा कर डालो ना, 29 क्या दिक्कत, खत्म हो जाएगा आपके 18 में 29 क्वेश्चन पूरा कर डालो, ठीक है। फर्स्ट 29 क्वेश्चंस कर लेंगे आप, एंड दिस विल बी डिस्कस्ड डे आफ्टर टुमारो। आज नहीं डिस्कस, कल ही डिस्कस होगा, कल में इनइक्वालिटीज के डाउट्स।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।